गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिस्ट्री के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उतना आप निश्चित रूप से की होंगी। जैसे इसके पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और जो इसके प्रमुख केंद्र थे, इनके जीवन निर्वाह के माध्यम क्या थे, ये किसका शिकार करते थे, क्या कृषि कार्य में करते थे और इनके शिल्प उत्पादन क्या क्या थे, व्यापार कैसे होते थे, इन सारी चीजों पे मैंने प्रकाश डाला है। और जो भी इसमें पाठ्यक्रम में के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसी से संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे गए हैं, जिसका प्रारूप मैं आज आपको भेजूंगी। जो चीज भी आपको नोट्स के रूप में तैयार कराया गया है, उसी से संबंधित सारे अति लघु लघु प्रश्न हैं। तो आप ध्यान से, अगर वो चीज नोट्स के रूप में लिखी होंगी तो सारे उत्तर वैसे भी आपको मिल जाएंगे और आज मैं प्रश्नोत्तर भी आपके पास भेज दूंगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो सार्वजनिक स्नानागार हुआ करते थे वो कैसे होते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार बनाया गया था वो मोहनजोदड़ो, उसमें मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के दुर्ग का प्रयोग यानी विशिष्ट अवसरों पे स्नानागार का होता था। और ये स्नानागार, विशाल स्नानागार, वो आंगन में बनाया जाता था जो आयताकार या चौकोर होता था। यानी जो जलाशय बनते थे या जिसको हम स्नानागार कहते हैं, ये विशाल स्नानागार कहाँ बनता था? आंगन में बना एक आयताकार जलाशय हुआ करता था जो चारों तरफ से एक गलियारे से घिरा था। जो विशाल स्नानागार बनते थे वो इस विशाल स्नानागार आयताकार आकार का होता था, जो चारों तरफ किससे घिरा होता था? गलियारे से घिरा होता था। और जलाशय तक पहुंचने के लिए, यानी एकदम ऊपर तो होगा नहीं, थोड़ा गहरा ही जलाशय होगा, तो उस जलाशय तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो दो सीढ़ियां बनाई जाती थीं, जिससे लोग उतर करके सफलतापूर्वक स्नान अपना संपन्न किया करते थे। और दूसरी चीज, जलाशयों के किनारे पर ईंटे को जमा करके, जो जलाशय होते थे उनके किनारे किनारे ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे से उसको चिकना किया जाता था और जल को जलबद्ध किया जाता था। उसी के सहारे जल को जलबद्ध करते हैं। यदि ईंटा या जिप्सम न हो तो उससे समस्या उत्पन्न होगी और जल को एकत्र करना संभव नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित एकत्र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पहले तो ईंटों को जमा कर, किनारे किनारे ईंटों को जमाया जाता था और फिर जिप्सम के गारे के प्रयोग से उसको जलबद्ध कर दिया जाता था। और जलाशय के तीनों ओर कक्ष होते थे। जलाशय के तीनों ओर क्या होते थे? कक्ष होते थे, जिसमें बाहरी कक्ष में हर एक बाहरी कक्ष में कुआं हुआ करता था। कुएं का प्रयोग किस लिए होता था? जिससे बाहरी लोग आए तो सरलता पूर्वक उसका उपयोग पीने के लिए कर सकें। और दूसरी चीज, हर जलाशय के किनारे यानी उसका पानी की निकासी के लिए एक बड़े नाले का प्रयोग होता था। यानी उस जलाशय का पानी एक बड़े नाले के माध्यम से बाहर निकल जाया करता था। तो इस तरह से वहां के जलाशय की व्यवस्था थी। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार कैसे बनाए जाते थे, तो सार्वजनिक स्नानागार के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है कि ये स्नानागार आंगन में एक आयताकार जलाशय के रूप में होता था, जो चारों तरफ से एक गलियारे से घिरा होता था। और जलाशय तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो दो सीढ़ियां बनाई जाती थीं और जलाशय के किनारे ईंटों को जमा करके जिप्सम के गारे के प्रयोग से चिकना करके जलबद्ध इसको किया जाता था। और इसके तीनों ओर क्या होते थे? कक्ष होते थे। और बाहरी कक्ष में, प्रत्येक बाहरी कक्ष में एक कुआं निश्चित रूप से होता था। और जलाशय का पानी एक बड़े नाले के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। अब बच्चों, हम लोग इसके आगे ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो मुख्य चीजें थी सारी मैंने आपको बता दिया। अब इसका पतन कैसे हुआ? कुछ विद्वान कुछ अपने अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, उन साक्ष्यों के अनुसार 1800 ईस्वी तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र
में हड़प्पा स्थलों का पतन हो गया था। जैसे जबकि गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर भाग में अभी नई आबादी थी। अब देखिए, इसके पतन का कारण कई तरह से निर्धारित किया गया। अलग अलग विद्वानों ने अपना मत दिया। कुछ लोगों का कहना था कि अचानक बाढ़ का आना, नदियों का सूखना, जलवायु में परिवर्तन होना, अत्यधिक मात्रा में वनों का विनाश होना, ये सभ्यता पतन के कारण थे। लेकिन ये कारण कुछ क्षेत्रों के हो सकते हैं, पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंत का ये कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन, वनों का विनाश, बाढ़ का आना, नदियों का सूखना, ये कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में जितने नगर है उसका तो अंत का कारण ये साबित नहीं हो सकता। कुछ ने इसके पतन का जो तार्किक कारण बताया, वो तार्किक कारण केंद्रीकृत हड़प्पा राज्य का अंत होना था। जो केंद्रीकृत हड़प्पा राज्य का अंत, जो हड़प्पा का मुख्य केंद्रीय बिंदु था, उसका पतन हो जाना ही हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य बिंदु था। और जो बाढ़ थे, दूर स्थलों से जो व्यापार संपन्न किए जाते थे, और जैसे मुहरें होती थीं, और जो व्यापारिक संबंध थे, और जो विशिष्ट वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई थीं, जो लेखन था, हस्तशिल्प के जो चीजें थीं, ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त हो गई थी, लुप्त प्राय हो गई थी। तो इन सारी चीजों का विलुप्त होना भी इसके पतन का एक कारण बनता है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो अब हम लोग अगले दिन दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आज आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इसके मुख्य केंद्र बिंदु, हड़प्पा सभ्यता में कैसे जीवन निर्वाह होता था, ये किस जंगली जानवर का शिकार करते थे, और कौन से पालतू जानवर पालते थे, कौन कौन से अन्न उत्पादन करते थे, कहाँ से व्यापार करते थे, इनके सार्वजनिक स्नानागार कैसे होते थे, और इसके पतन का कारण क्या था। इन सारे बिंदुओं को हमने पढ़ लिया। अब अगले दिन मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी, और इस पार्ट से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर आज मैं आपको दूंगी बच्चों, आप उसको नोट्स के रूप में जरूर लिख लीजिएगा। थैंक यू।